नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यूपीएससी में पास करने वाले छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को सीएम विष्णुदेव ने दी बधाई। सीएम विष्णुदेव ने कहा कि अत्यंत हर्ष का विषय है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2023 के आए परिणाम में छत्तीसगढ़ के रायपुर की अनुषा पिल्ले और अभिषेक डेंगे, लोरमी के प्रीतेश सिंह राजपूत और बलरामपुर की रश्मि पैकरा का चयन हुआ है। सिविल सेवा परीक्षा 2023 में सफलता प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में नेताओं का जवाबी जंग लगातार जारी है। साथ ही दिग्गज नेताओं का दौरा भी लगातार जारी है। इसी बीच खबर आ रही है कि एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी 23 अप्रैल को चुनावी सभा को संबोधित करने धमतरी पहुंच रहे हैं। यहां भी महासमुंद और कांकेर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी को मत देने मतदाताओं से अपील करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम का बड़ा आरोप, बोले कांग्रेस के खात्मे के बाद ही हो पाएगा नक्सलियों का बस्तर से सफाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान सीएम साय कांग्रेस पार्टी पर हमले कर रहे हैं। इस बार सीएम साय ने दो टूक लहजे में कहा है कि नक्सलियों को शहीद बताने वाले 29 नक्सलियों के मुठभेड़ में मारे जाने को फर्जी एनकाउंटर बताने वाले और मुठभेड़ की जांच की मांग करने वाले कांग्रेसियों को चुनाव में उनके इस सवाल का जवाब जनता देने जा रही है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस यह साफ जान ले और समझ ले कि बस्तर की जनता विकास की समर्थक है। पहले चरण के मतदान से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लगे दो झटके। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस को एक ही दिन में दो बड़े झटके लगे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। खबरों के अनुसार शिशुपाल सोरी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इधर बिलासपुर में 3 दिन पहले कांग्रेस से नामांकन फॉर्म खरीदने वाले प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य विष्णु यादव ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में प्रवेश कर लिया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को चुनाव पूर्व मिली बड़ी सफलता, 2,80,000 कर्मचारियों ने दिया समर्थन। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा को मतदान से पूर्व बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ एवं समस्त कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को वोट देने का समर्थन पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा की घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के मुताबिक 100 दिन के भीतर अनियमित कर्मचारियों के लिए कमेटी गठित की जाएगी। सरकार बनने के बाद इस वादे को पूरा कर दिया गया है। बसपा ने जारी की प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट, इन लोकसभा सीटों पर उतारे उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में बसपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। चुनावी रण में बहुजन समाज पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देगी। बसपा ने छत्तीसगढ़ के लिए एक और सूची जारी कर दी है। इसमें प्रदेश के 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। रायपुर लोकसभा सीट से ममता रानी साहू, दुर्ग से दिलीप कुमार राम टेकी और कोरबा से दुजराम बौद्ध को प्रत्याशी बनाया है। चुनाव प्रचार से दूर रहे वरना मारे जाओगे, बीजेपी नेताओं को नक्सलियों की धमकी। बस्तर में लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने भाजपा नेताओं को धमकी दी है। बैनर पोस्टर के माध्यम से कहा कि आदिवासियों की मौत के जिम्मेदार भाजपा ही हैं। अब लोकसभा चुनाव प्रचार से दूर रहें। प्रचार में शामिल होने वाले नेताओं का हाल तिरुपति, कटला और कैलाश नाग जैसा होगा। मारे जाओगे, इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि नक्सली कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। कोंडागांव में 2,26,149 मतदाता करेंगे मतदान, दिव्यांगों के लिए निशुल्क परिवहन की व्यवस्था। कोंडागांव जिले में बस्तर लोकसभा के लिए आज होने वाले प्रथम चरण के मतदान के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले के 2,26,149 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसमें 1,08,958 पुरुष मतदाता, 1,17,185 महिला मतदाता और 6 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल है। मतदान के दिन पोलिंग बूथ की वेबकास्टिंग से निगरानी की जाएगी। बता दें, कोंडागांव विधानसभा में 298 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र के 242 और नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में 56 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में 16,63,00,000 लोग करेंगे मतदान। आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे। 16,63,00,000 वोटर्स 1,625 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें 35,67,000 युवा पहली बार वोट डालेंगे। पहले चरण के लिए 1,87,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे खत्म होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने वोटर्स से चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।
आपका हर वोट एक मजबूत सरकार, बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बीजेपी और एनडीए प्रत्याशियों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रत्याशियों से अपने निर्वाचन क्षेत्र में उनका संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को क्षेत्रीय भाषाओं में पहुंचाने पर जोर दिया गया है। पीएम मोदी ने पत्र में लिखा कि आपका हर वोट एक मजबूत सरकार बनाने और 2047 तक भारत को विकसित बनाने के प्रयासों को गति देने वाला साबित होगा। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अलग थलग पड़ गया था पूर्वोत्तर, मोदी राज में लौटी शांति। पूर्वोत्तर और दक्षिण के किलों को फतह करने के लिए भाजपा पूरा जोर लगा रही है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि मोदी सरकार के राज में पूर्वोत्तर का शेष भारत के साथ एकीकरण हुआ। असम के कोकराझार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर की उपेक्षा करते हुए इसे अलग थलग कर दिया था। नड्डा ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को लोगों की खुशियों से कोई लेना देना नहीं और वे अलग अलग घोटालों से खुद को बचाने में लगे हुए हैं। पहले 400 रुपए, अब 1 लाख। 77 सालों में सांसद और मंत्रियों के वेतन 250 गुना बढ़े, 6 तरह के भत्ते अलग। आजादी के बाद निश्चित ही देश में हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। गांव, गरीब, किसान, नौकरी पेशे से जुड़े लोगों की भी तस्वीर बदली है। ऐसे में अगर बात अपने सांसदों व मंत्रियों के वेतन की बात की जाए तो बीते 77 सालों में इनके वेतन भत्तों में 250 गुना की वृद्धि हुई है। जी हाँ, 1947 में सांसद का वेतन 400 रुपए प्रति माह था, जो आज बढ़कर 1 लाख रुपए पर पहुंच चुका है। सांसदों को सिर्फ वेतन ही नहीं बल्कि 6 तरह के भत्ते और सांसद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पेंशन भी मिलती है। 12वीं के बाद लॉ डिग्री कोर्स 5 का नहीं 3 साल का हो, सुप्रीम कोर्ट में मांग। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में स्कूल के बाद 3 साल का लॉ डिग्री कोर्स करने का निर्देश देने की मांग की गई। वर्तमान समय में एलएलबी कोर्स जिसमें स्टूडेंट 12वीं के बाद शामिल हो सकते हैं, उसकी अवधि 5 वर्ष है। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि एलएलबी कोर्स के लिए 5 साल की अवधि अनुचित और अतार्किक है। अब किराने की दुकान पर भी मिल सकेंगी सर्दी जुकाम की दवाएं, केंद्र सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। केंद्र सरकार जल्द ही एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। सर्दी जुकाम और बुखार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को किराना की दुकानों पर भी बिक्री के लिए मुहैया कराने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार ओटीसी यानी ओवर द काउंटर दवाओं के लिए एक नीति लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक समिति बनाई गई है जो इस पर विचार कर रही है। दलहनी फसलों को कीट मुक्त करेगा आईआईपीआर। केंद्र सरकार ने शोध के लिए दिया 20 करोड़ का प्रोजेक्ट। अब ऐसी फसलें तैयार होंगी जो न केवल कीटों से मुक्त होंगी बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का काम भी करेंगी। खास बात यह है कि फसलों की मूल संरचना में बदलाव किए बिना ही इन्हें बेहतर करने की तैयारी की जा रही है। इसी उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार ने भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान को 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है। वैज्ञानिक आने वाले 3 साल में ऐसी दलहनी फसलों को तैयार करने की कवायद करेंगे। दाल की पैदावार के तरीकों में कुछ आंशिक बदलाव किए जाएंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।